1000 क्वेश्चन की जो सीरीज सक्सेस जोन द्वारा अभी इस समय चलाई जा रही है, ये काफ़ी बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है आप सभी लोगों के लिए। और आने वाले जो आपके एग्ज़ाम, जैसे कि यूपीएसएससी ने भी अभी एग्ज़ाम होने के जो संकेत हैं वो जनवरी माह तक दे दिए हैं। और वीएसएससी इसरो ने भी आपका जो एग्ज़ाम देने का शेड्यूल है, हालांकि शेड्यूल अभी नहीं दिया है, लेकिन उन्होंने सिटी को जो प्रेफर करना है जिसमें जहाँ पे एग्ज़ाम आप देना चाहते हैं, वो एग्ज़ाम सिटी के लिए जो प्रेफर करने के लिए आपको ऑप्शन दिया था, वो ऑप्शन फॉर्म भी आपसे भरवा दिया गया है। तो ये जो आपको 1000 क्वेश्चन सीरीज का ये जो 11वां वीडियो जो आपके सामने पब्लिश किया है, इसमें जो 25 क्वेश्चन है, इन्हें 25 क्वेश्चन जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और लगभग मैक्सिमम एग्जाम में लगभग आपको 95% क्वेश्चन आपको लगभग इससे पूछे जाते हैं। तो आप जो 25 क्वेश्चन जो इससे सॉल्व करेंगे, इन 25 क्वेश्चन के साथ काफ़ी सारी जो भी डिस्कशन है, जो भी डिस्कशन काफ़ी सारा जो दे दिया जाता है सेक्शन के साथ, आप तो इन सभी चीज़ों को आप नोट करके आप अपने टेक्निकल नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। यदि आप कोई भी चीज़ को नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करें और साथ में जो भी डिस्कशन दिया गया है उसको नोट जरूर करें। वीडियो को फटाफट जल्दी से लाइक भी कर दें, और यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि आने वाले कोई भी वीडियोस जो हैं आपको फटाफट आपके नोटिफिकेशन में पहुंच जाए। और वीडियो को शेयर करना ना भूलें, ताकि जो भी आपके फ्रेंड्स वगैरह हैं वो भी सक्सेस जोन के साथ जुड़ सके। ओके फ्रेंड्स, तो स्वागत करते हैं आप सभी लोगों का सक्सेस जोन टेक्निकल क्लासेस में, जहां पे आप फिटर, टर्नर, मशीनिस्ट, ग्राइंडर, वेल्डर और इलेक्ट्रिशियन ट्रेड से संबंधित सभी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। और साथ ही जो भी वीडियो यहाँ पे पब्लिश की जा रही है, उस वीडियो का आप ऑनलाइन एग्जाम वीडियो पब्लिश होने के एक दिन पहले आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर दे सकते हैं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर पहुंचने के लिए आपको डिस्कशन बॉक्स में आपको एक लिंक प्रोवाइड करी गई है, जहां से आप टेलीग्राम पर डायरेक्ट पहुंच सकते हैं। और टेलीग्राम पर काफ़ी सारी पीडीएफ भी मैंने आपको सेंड की हुई है, तो वहां से आप काफ़ी सारी पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं और ऑनलाइन एग्जाम भी दे सकते हैं। यदि आप किसी क्वेश्चन में डाउट है या किसी क्वेश्चन को आप क्लियर करना चाहते हैं, तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में से ही आप हमारे कोई भी क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं, या हमारे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भी आप हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं 11वीं क्लास 251 नंबर का क्वेश्चन। तो ये 251 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है, आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन पूछा गया है, टेल स्टॉक द्वारा टेपर काटने की विधि को कहते हैं। व्हाट इज द मेथड ऑफ कटिंग द टेपर बाय द टेल स्टॉक। आपके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं, टेपर टर्निंग अटैचमेंट मेथड, ऑफसेट मेथड, फॉर्म टूल मेथड, या फिर नॉन ऑफ दीज। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि जो टेलस्टॉक मेथड द्वारा टेपर खादा दिया जाता है, टेपर क्या होता है, सबसे पहले हम लोग इस बात को देख लेते हैं। किसी बेलनाकार शाफ्ट में लगातार व्यास क्या घटना या बढ़ना, यानी कि लगातार जब किसी शाफ्ट में व्यास घटता है या लगातार व्यास आपका बढ़ता है, तो इस जो भाग बनता है, इस भाग को हम लोग क्या बोलते हैं, टेपर बोलते हैं। और टेपर काटने की जो विधि होती है, टेपर करने की जो विधि होती है, उसे टेपर टर्निंग का नाम दिया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग टेलस्टॉक द्वारा टेपर काटने की विधि के बारे में अगर बात करते हैं, तो टेलस्टॉक द्वारा हम लोग ऑफसेट विधि द्वारा क्या करते हैं, टेपर खरादते हैं। तो यहाँ पे हमारा आंसर निकल कर आ जाता है ऑफसेट मेथड, यानी कि टेलस्टॉक द्वारा टेपर खरादने की विधि को ऑफसेट मेथड के नाम से जाना जाता है। बाकी सारी मेथड के बारे में भी आपको वीडियो के द्वारा डिस्कस करा दिया जाएगा। ये आपके सामने टेलस्टॉक ऑफसेट मेथड का एक फिगर बना हुआ है, जहाँ पर यहाँ पे हमने एक वर्क होल्डिंग डिवाइस के माध्यम से हमने अपना एक जॉब, आपने एक ड्राइविंग प्लेट या कैच प्लेट के माध्यम से आपने वर्क को सपोर्ट दिया है, और सेंटर के माध्यम से दो सेंटर के मध्य में एक बात को विशेष ध्यान रखना है कि टेलस्टॉक ऑफसेट मेथड द्वारा जब भी आप टेपर टर्निंग करते हैं, तो आपको कोई भी शाफ्ट आपको दोनों सेंटर के मध्य ही पकड़ना पड़ेगा। तो ये टेलस्टॉक ऑफसेट में हम लोग सिर्फ टेलस्टॉक की बॉडी को ऑफसेट करते हैं, उसके स्पिंडल को ऑफसेट नहीं करते हैं, उसकी बेस प्लेट को ऑफसेट नहीं करते हैं। सिर्फ हम लोग टेलस्टॉक की क्या ऑफसेट करते हैं, टेलस्टॉक की ओनली बॉडी को हम लोग क्या करते हैं, ऑफसेट करते हैं। और टेलस्टॉक की बॉडी को 0 से 6 mm राइट साइड और 0 से 6 mm लेफ्ट साइड क्या किया जाता है, ऑफसेट किया जा सकता है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि जब टेलस्टॉक को या टेलस्टॉक का जो ऑफसेट है वो ऑपरेटर की तरफ, यानी कि आपके तरफ जिस डायरेक्शन में आप खड़े होते हैं, वो डायरेक्शन आपका ऑपरेटर का डायरेक्शन कहलाता है। यदि टेलस्टॉक का जो ऑफसेट है वो ऑपरेटर की तरफ होता है, तो टेपर का बड़ा व्यास किस ओर बनता है। तो टेपर का बड़ा व्यास आप देखेंगे कि यहाँ पे कटिंग टूल हम लोग लगाएंगे, तो कटिंग टूल लगाने पर जो भी कटिंग टूल मूव करेगा वो सबसे पहले टेलस्टॉक के तरफ वाले मेटल को ज़्यादा काटेगा,
और हेड स्टॉक वाले मेटल को कम करेगा, काटेगा। यानी कि आपका जो टेपर का बड़ा व्यास है, वो टेपर का बड़ा व्यास आपको कहाँ पे प्राप्त होगा, आपको हेड स्टॉक की तरफ पे प्राप्त होगा। यानी कि जब आपका टेल स्टॉक का ऑफसेट ऑपरेटर की तरफ होता है तो बड़ा व्यास आपका हेड स्टॉक की तरफ बनता है, और जब ये ऑफसेट आपका इसकी विपरीत दिशा, यानी कि आपकी विपरीत दिशा में, ऑपरेटर की विपरीत दिशा में जब आपका टेल स्टॉक का ऑफसेट होता है तो टेपर का बड़ा व्यास टेल स्टॉक की ओर ही बनता है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसरो जैसे एग्जाम में लगभग आपको इसी तरह से घुमावदार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसके लिए आपका बेसिक नॉलेज जो है, यानी कि आपका जो फंडामेंटल है वो आपको क्लियर होना चाहिए। और फंडामेंटल क्लियर करने के लिए या बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए सक्सेस जोन हमेशा आपके साथ रहेगा। सक्सेस जोन टेक्निकल क्लास में हमेशा आपका स्वागत रहेगा, और आप यहाँ पर कोई भी फंडामेंटल चीजें क्लियर कर सकते हैं। आगे अगला क्वेश्चन 252 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इस टाइप का क्वेश्चन मैंने काफी बार भी पूछा गया है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात कर लेते हैं क्वेश्चन की, तो एल्यूमिनियम की टर्निंग करते समय खालिस्तान का कूलेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। वाइल टर्निंग एल्यूमिनियम खालिस्तान इज यूज्ड अ कूलेंट। ऑप्शन है ड्राई, लॉर्ड ऑयल, केरोसिन या फिर मोबिल ऑयल। यानी कि क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जब आप किसी भी ऑपरेशन के दौरान एल्यूमिनियम के पदार्थ में कोई भी कटिंग, टर्निंग, मिलिंग, ड्रिलिंग या ग्राइंडिंग ऑपरेशन करते हैं, तो उस समय कूलेंट के रूप में, चूंकि जो कूलेंट होता है वो आपके चिप्स को हटाने की प्रोसेस भी करता है, साथ ही कटिंग टूल तथा धातु को ठंडा करने का बहुत ही ज़्यादा प्रयास भी करता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग एल्यूमिनियम की बात कर लेते हैं, तो एल्यूमिनियम के साथ हमेशा मिट्टी का तेल जो है कूलेंट के रूप में प्रयोग किया जाता है। चाहे आप टर्निंग कार्य करें, चाहे आप मिलिंग कार्य करें, चाहे ड्रिलिंग करें या कोई भी कटिंग ऑपरेशन करें, तो एल्यूमिनियम के साथ आपका हमेशा मिट्टी का तेल ही प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी बड़ा आपको चार्ट भी बनाकर दे दिया है, चार्ट आपको प्रोवाइड करवा दिया गया है। इस चार्ट को देखने के लिए वीडियो को पॉज करें और एक एक ऑपरेशन में एक एक धातु को नोट जरूर कर लें। जैसे कि यहाँ पे सबसे पहले एल्यूमिनियम के बारे में ही बताया गया है। तो एल्यूमिनियम की चाहे आप ड्रिलिंग करें, रीमिंग करें, थ्रेडिंग करें, टर्निंग करें, मिलिंग करें, सभी में किसका प्रयोग किया जाता है, केरोसिन का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार से कास्ट आयरन की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, तो कास्ट आयरन में सभी प्रकार के ऑपरेशन में ड्राई या कंप्रेस्ड एयर का प्रयोग किया जाता है। आगे अगर हम लोग बात कर लेते हैं, ब्रास की बात कर लेते हैं, तो ब्रास के लिए हमेशा सूखा प्रयोग किया जाता है ड्रिलिंग और रिमिंग में। थ्रेडिंग के करने के दौरान लॉर्ड ऑयल का प्रयोग किया जाता है। टर्निंग के दौरान सॉल्युबल ऑयल और मिलिंग के दौरान ड्राई का प्रयोग किया जाता है, यानी कि ड्राई मतलब सूखा। उसी तरह से ब्रॉन्ज और कॉपर का भी दिया गया है। वीडियो को पॉज करें, उनको नोट जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यहाँ पे माइल्ड स्टील का भी दिया गया है। चलिए, अगर माइल्ड स्टील की अगर हम लोग बात करें, तो माइल्ड स्टील में सभी चीज़ों में हम लोग सॉल्युबल ऑयल का प्रयोग करते हैं। सॉल्युबल ऑयल कैसे बनाया जाता है? सॉल्युबल ऑयल बनाया जाता है 95 भाग आपका पानी मिला होता है और 5 भाग आपका क्या होता है, सॉल्युबल ऑयल होता है। यानी कि आपकी सॉल्युबल ऑयल में ऑयल की सांद्रता कितनी होती है? 5% होती है, और ये रेशो 1:20 का रखा जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन पूछा गया, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। हार्ड मेटल की टर्निंग के लिए टूल पर रेक एंगल दिया जाता है। रेक एंगल इज गिवन ऑन टूल फॉर टर्निंग हार्ड मटेरियल्स। तो हार्ड मटेरियल की टर्निंग के लिए टूल पर दिया जाने वाला रेक एंगल कौन सा होगा? इसके लिए ऑप्शन देख लेते हैं। पॉजिटिव रेक एंगल, नेगेटिव रेक एंगल, ए और बी, यानी कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों दे सकते हैं, और ऑप्शन दिया जाएगा इनमें से कोई भी नहीं। तो हमेशा जब भी हार्ड मेटल की टर्निंग करेंगे, तो हार्ड मेटल मतलब ज़्यादा कठोर मेटल होता है। यदि कठोर मेटल में हम लोग पॉजिटिव टूल का प्रयोग करेंगे, तो आपकी जो पॉजिटिव होती है, पॉजिटिव का ये जो शार्प एंगल होता है, शार्प एंगल होने के कारण कटिंग टूल आपका क्या होता है, कमजोर होता है। ये काफ़ी पहले भी मैंने डिस्क्राइब कर चुका हूँ मैं। और कटिंग टूल जितना ज़्यादा कमजोर होगा, उतनी जल्दी क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, यानी कि क्षतिग्रस्त हो जाएगा। तो आपका हार्ड मेटल की टर्निंग के लिए हमेशा टूल पर नेगेटिव रेक एंगल दिया जाता है, और सॉफ्ट मेटल की टर्निंग के लिए हमेशा किसका प्रयोग करते हैं, पॉजिटिव रेक एंगल का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं पॉजिटिव रेक एंगल की, तो मैंने यहाँ पे आपका एक कटिंग टूल भी बनाकर रखा हुआ है। इस कटिंग टूल में आप देखेंगे कि जब कटिंग टूल का झुकाव, यानी कि कटिंग फेस में, कटिंग टूल में कटिंग फेस का जो झुकाव होता है, जब वो पीछे की तरफ हो और उठाव ऊपर की तरफ हो, तो इसे हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव रेक एंगल। इसी के साथ ही अगर हम लोग नेगेटिव रेक एंगल की बात करें, तो जब ये झुकाव फेस, कटिंग टूल का फेस का झुकाव आगे की ओर, यानी कि सामने की तरफ आपका झुकाव होता है, तो ये आपका 180 डिग्री से नीचे जाता है, तो यहाँ पे हम लोग बोलते हैं नेगेटिव रेक एंगल। और नेगेटिव रेक एंगल का प्रयोग ही कार्बाइड टूलों में किया जाता है, और हार्ड मेटल की टर्निंग के लिए भी रेक एंगल नेगेटिव ही रखा जाता है। जीरो रेक एंगल की अगर हम लोग बात करें, तो जब किसी भी प्रकार का कोई भी कटिंग टूल के फेस पे झुकाव नहीं होता है,
तो उसे हम लोग जीरो रेक एंगल के नाम से जानते हैं। तो अगर हम बात कर लें जीरो रेक एंगल का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो जीरो रेक एंगल का प्रयोग किया जाता है हमेशा ही आपके जो ब्रास होते हैं, जैसे ब्रॉस हो गया, ब्रॉन्ज हो गया, इन मेटल के लिए जीरो रेक एंगल का प्रयोग किया जाता है। आगे इसको डिस्क्राइब भी किया गया है, आगे अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 254 आपके सामने है और क्वेश्चन पूछा गया है आपसे इस तरह से, सॉफ्ट मेटल की टर्निंग के लिए टूल पर रेक एंगल दिया जाता है। रेक एंगल इज प्रोवाइड ऑन द टूल फॉर टर्निंग सॉफ्ट मटेरियल। तो जैसा कि पिछले क्वेश्चन पे मैंने आपको बताया कि हार्ड मेटल की टर्निंग के लिए नेगेटिव रेक एंगल देते हैं, तो सॉफ्ट मेटल की टर्निंग के लिए हमेशा कौन सा दिया जाएगा, पॉजिटिव रेक एंगल ही दिया जाएगा। अब आगे अगर हम लोग बात कर लेते हैं, इसके चार्ट की बात कर लेते हैं, तो चार्ट काफी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और इसको नोट जरूर करें, क्योंकि सक्सेस जोन द्वारा दी जाने वाली हर चीज केवल निमी के कंटेंट पर ही आधारित होती है और आपके आने वाले जो भी एग्जाम, जो भी टेक्निकल एग्जाम है, उन एग्जाम के लिए काफी ज्यादा बहुत ही महत्वपूर्ण है। और यदि आप विश्वास करना चाहते हैं तो आप हमारे जो भी आपके जितने भी पुराने टेक्निकल कंपटीशन एग्जाम के पेपर हुए हैं उनके क्वेश्चन और आप सक्सेस जोन की सीरीज के क्वेश्चन अगर आप मिलाएंगे तो आप पाएंगे कि मैक्सिमम क्वेश्चन उस सीरीज में भी आ चुके हैं, उन पुराने पेपर में भी आ चुके हैं और आने वाले सभी क्वेश्चन पेपर में आने की 95% संभावना होती है। चलिए हम लोग देख लेते हैं टाइप ऑफ रेक एंगल और मेटल की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो जैसे देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे दिया गया है पॉजिटिव रेक एंगल, यानी कि पॉजिटिव रेक एंगल की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो पॉजिटिव रेक एंगल होता है आपका सॉफ्ट मेटल, यानी कि सॉफ्ट मेटल के लिए हम लोग पॉजिटिव रेक एंगल का प्रयोग करते हैं और कटिंग एज को शार्प तथा तेज करने के लिए एवं फिनिशिंग ऑपरेशन करने के लिए हम लोग पॉजिटिव रेक एंगल का प्रयोग करते हैं। और पॉजिटिव रेक एंगल से कटिंग एज क्या होता है, कटिंग टूल का कटिंग एज कमजोर होता है, यानी कि जितने भी हाई स्पीड स्टील के टूल होते हैं वो सारे आपके पॉजिटिव रेक एंगल ही बनाए जाते हैं। नेगेटिव रेक एंगल की अगर हम लोग बात करते हैं तो नेगेटिव रेक एंगल हार्ड मेटल की टर्निंग के लिए नेगेटिव रेक एंगल का प्रयोग किया जाता है। इसकी कटिंग गेज बहुत मजबूत होता है, इसमें फिनिशिंग नहीं आती लेकिन भारी कट लगाया जा सकता है, यानी कि हैवी कट लगाने के लिए हमेशा नेगेटिव रेक एंगल का प्रयोग ही किया जाएगा। ये हमेशा कार्बाइड टूल में दिए जाते हैं। अगर हम लोग जीरो रेक एंगल की बात कर लेते हैं जहां पर किसी भी प्रकार का कोई भी झुकाव नहीं होता है, तो जीरो रेक एंगल हमेशा ब्रिटल मेटेरियल जैसे कि ब्रास ब्रॉन्ज की टर्निंग के लिए जीरो रेक एंगल प्रोवाइड किया जाता है, परंतु कास्ट आयरन की टर्निंग के लिए हमेशा पॉजिटिव रेक एंगल यानी कि 8 डिग्री के आसपास का रेक एंगल प्रोवाइड किया जाता है। अगले क्वेश्चन पे अगर हम लोग बात कर लेते हैं, क्वेश्चन 255 नंबर का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन पूछा गया है आपके सामने, कटिंग एज को ज्यादा तेज करने के लिए रेक एंगल रखा जाता है। रेक एंगल इज केप्ट टू मेक द कटिंग एज मोर शार्प। कटिंग एज को जब आपको काफी ज्यादा शार्प करना है, यानी कि जितना ज्यादा आप, जैसे आपने देखा होगा आपकी जो पेंसिल होती है, पेंसिल का मतलब जिसको आप सीस बोलते हैं, जिससे आप कागज पर चित्र बनाते, फिगर बनाते हैं, अगर हम उस पेंसिल की बात करें तो उस पेंसिल की नोक जितनी ज़्यादा तेज होगी वो उतनी ज़्यादा कमज़ोर होती है और नोक जितनी ज़्यादा शार्प नहीं होगी आपकी नोक उतनी ज़्यादा मजबूत होती है। तो यदि हम लोग कटिंग एज को ज़्यादा तेज करने की बात करें तो हमेशा कौन सा एंगल रखा जाता है, पॉजिटिव रेक एंगल ही रखा जाता है। इसके ऊपर मैंने आपको चार्ट प्रोवाइड कराया गया है और ये सारे क्वेश्चन एक सीरीज में प्रोवाइड कराने का फंडा मेरा ये है कि आपको सारी चीज़ें एक बार में जो कटिंग टूल से संबंधित जो एंगल्स हैं वो आपको कंप्लीट हो जाए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन 256 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन आपसे कुछ इस तरह से पूछा गया है, लेथ मशीन पर कटिंग टूल द्वारा 1 मिनट में जॉब चक्करों द्वारा जितनी दूरी तय करता है उसे कहते हैं, यानी कि आपके द डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ राउंड ऑफ जॉब इन लेथ मशीन इज कॉल्ड 1 मिनट। ऑप्शंस हैं फीड, कटिंग स्पीड, आरपीएम या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो अगर हम लोग बात कर लेते किसी लेथ मशीन में किसी कटिंग टूल द्वारा जब वो 1 मिनट में लगातार टर्निंग करते हुए आपका 1 मिनट में जितनी भी दूरी तय करता है उसे हम लोग लेथ मशीन में कटिंग टूल की कटिंग स्पीड के नाम से जानते हैं। तो ये हो जाएगा आपका कटिंग स्पीड। कटिंग स्पीड का फार्मूला भी आपके सामने प्रोवाइड कराया गया है। कटिंग स्पीड को हम लोग हमेशा भी से डिनोट करते हैं या फिर CS के माध्यम से भी हम लोग क्या कर सकते हैं, कटिंग स्पीड को डिनोट कर सकते हैं। कटिंग स्पीड बराबर होता है पाई DN अपॉन पे 1000 मीटर प्रति मिनट, जहां पर आपका जो D है यानी कि D आपका जॉब का डाया हो जाएगा और ये हमेशा आपका किस में होना चाहिए, MM में होना चाहिए, तब आपका ये फार्मूला अप्लाई होता है। यदि हम लोग फिट में यानी कि आपका किसी भी शाफ्ट का व्यास इंच में दिया गया है तो आपका फार्मूला बन जाता है
πdn/12 फीट प्रति मिनट। तो ये दो फार्मूले काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आगे से मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, तो बने रहिए सेक्शन के साथ लगातार। क्वेश्चन 257 नंबर का क्वेश्चन भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके सामने कुछ इस तरह से पूछा गया है। जॉब के एक चक्कर में कटिंग टूल कटिंग करता हुआ जितना आगे बढ़ता है उसे कहते हैं। द टूल कटिंग इज वन राउंड ऑफ द जॉब इज कॉल्ड एज फॉर एज इट गोज। ऑप्शन है ए फीड, बी कटिंग स्पीड, सी आरपीएम एंड डी नॉन ऑफ दीज। तो अभी हम लोग ने बात की थी कि 1 मिनट में जितने चक्कर लगाकर जितनी दूरी तय करता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो उसे हम लोग कटिंग स्पीड बोलते हैं। परंतु यहाँ पे बात की गई है ओनली एक चक्कर में, यानी कि एक चक्कर की अगर हम लोग बात करें, जॉब आपका लगातार एक चक्कर से एक वन राउंड घूमा और इतने में जितनी दूरी तय की जाती है उसे फीड के नाम से जाना जाता है। और कभी ग्रुप में एक क्वेश्चन चल रहा था कि डेप्थ ऑफ कट लेथ मशीन के किस भाग द्वारा प्रोवाइड कराया जाता है, तो आपको ध्यान रखना है डेप्थ ऑफ कट के लिए लेथ मशीन के क्रॉस स्लाइड का प्रयोग हमेशा किया जाता है। अगले क्वेश्चन 258 नंबर के क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, लेथ मशीन पर ड्रिलिंग करते समय कटिंग स्पीड और फीड ड्रिलिंग मशीन के खालिस्तान रखनी चाहिए। वाइल ड्रिलिंग ऑन द लेथ मशीन कटिंग स्पीड एंड फीड ड्रिलिंग मशीन शुड बी मेंशन्ड। ऑप्शंस हैं ए कम, बी ज़्यादा, सी बराबर और डी इच्छा के अनुसार। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि लेथ मशीन में जब आप ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं, यानी कि लेथ मशीन में ड्रिलिंग ऑपरेशन करने के लिए हमेशा जो ड्रिल होता है वो टेल स्टॉक में ही पकड़ा जाता है। और यह क्वेश्चन जो मैंने आपको बताया कि ड्रिल हमेशा टेल स्टॉक में ही पकड़ा जाता है, ये मैक्सिमम अगर आज तक देखा जाए तो लगभग 70 से 80% एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि लेथ मशीन में ड्रिल कहाँ पकड़ा जाता है, तो लेथ मशीन में ड्रिल हमेशा टेल स्टॉक में ही पकड़ा जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें लेथ मशीन में जब आप ड्रिलिंग करेंगे तो ड्रिलिंग करने के दौरान आपकी स्पीड प्लेन टर्निंग की स्पीड के बराबर होना चाहिए या फिर ड्रिलिंग मशीन की कटिंग स्पीड के बराबर ही होना चाहिए। तो यहाँ पे मैंने काफ़ी सारे ऑपरेशंस जो लेथ मशीन में किए जाते हैं और उनके लिए रखे जाने वाली स्पीड, हाई स्पीड स्टील टूल के लिए कंपेयर करेंगे हम लोग प्लेन टर्निंग की स्पीड का। तो बात करते हैं सबसे पहले रफ टर्निंग के लिए। तो रफ टर्निंग के लिए जो स्पीड रखी जाती है वो फिनिश टर्निंग का आधा होती है, यानी कि 1/2 मतलब आधा होती है। फिनिश टर्निंग की अगर हम लोग बात करें तो फिनिश टर्निंग के लिए जो स्पीड रखी जाती है वो रफ टर्निंग का 2 गुना होती है। किसी भी आपको ठीक है, किसी की कंपेयर नहीं करेंगे हम, सक्सेस जोन में आपको सारी चीज़ें A to Z आपको यहाँ पर उपलब्ध हो जाएंगी। आप हमारी वीडियो को जरूर देखें और आपको देखने के बाद अगर आपको लगता है कि वीडियो अच्छी है, कमेंट बॉक्स में जरूर अपने कमेंट व्यक्त करें। पार्टिंग ऑफ की अगर हम लोग बात करें, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। तो पार्टिंग ऑफ के लिए प्लेन टर्निंग का आधा रखी जाती है, अंडर कटिंग के लिए भी प्लेन टर्निंग का आधा रखी जाती है और ग्रूविंग के लिए भी प्लेन टर्निंग का आधा रखी जाती है कटिंग स्पीड। आगे अगर हम लोग बात कर लेते हैं, नर्लिंग की बात कर लेते हैं, तो ये भी सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। नर्लिंग के लिए प्लेन टर्निंग का 1/3 रखी जाती है, रिमिंग के लिए भी प्लेन टर्निंग का 1/3 रखी जाती है। और अगर हम इसके आगे की बात कर लेते हैं तो अगर आगे आ जाती है आपकी थ्रेड कटिंग। थ्रेड कटिंग के लिए प्लेन टर्निंग का 1/4 और ये सबसे ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है आज तक के इतिहास में कटिंग स्पीड को संबंधित क्वेश्चन को लेकर कि सबसे कम कटिंग स्पीड लेथ मशीन के किस ऑपरेशन में रखी जाती है। तो वहां पर आपका आंसर क्या होना चाहिए, वहां पर आपका हमेशा आंसर होना चाहिए थ्रेड कटिंग, क्योंकि थ्रेड कटिंग के लिए आप 1/4 स्पीड रखते हैं, नर्लिंग के लिए 1/3 रखते हैं, पार्टिंग के लिए 1/2 रखते हैं और ये तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। बोरिंग की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो बोरिंग के लिए प्लेन टर्निंग के बराबर ही कटिंग स्पीड रखी जाती है, यानी कि जितने में आप प्लेन टर्निंग करते हैं उसी स्पीड में आपको बोरिंग करना है, उसी स्पीड में आपको ड्रिलिंग भी करना है और उसी स्पीड में आपको काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग और टेपर टर्निंग भी आपको उसी स्पीड में ही करना है। यानी कि काउंटर सिंकिंग, काउंटर बोरिंग, ड्रिलिंग, टेपर टर्निंग और बोरिंग के लिए जो स्पीड है वो आपकी प्लेन टर्निंग के स्पीड के बराबर ही रखी जाती है। चलिए आगे क्वेश्चन की बात करें तो 259 क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कॉलेट चक में छड़ें पकड़ी जाती हैं। क्वेश्चन आपके सामने एक बार फिर से है, कॉलेट चक में छड़ें पकड़ी जाती हैं। कॉलेट चक होल्ड्स और रॉड आपके ऑप्शंस हैं, ए बेलनाकार, बी आयताकार, सी वर्गाकार और डी विभिन्न आकृति।
तो कॉलेट चक की अगर हम लोग बात कर लेते हैं, कॉलेट चक में हमेशा बेलनाकार आकार की ही जो रॉड होती हैं या जो छड़ें होती हैं वो आपकी क्या हो जाती हैं, पकड़ी जाती हैं। अगर हम लोग विभिन्न टाइप्स ऑफ वर्क होल्डिंग डिवाइस की बात करें तो वर्क होल्डिंग डिवाइस में आपके जो चक्स हैं वो वर्क होल्डिंग डिवाइस के अंतर्गत ही आते हैं। तो जैसे अगर हम लोग बात कर रहे हैं फोर्जा चक की बात कर लेते हैं, तो आपका जो फोर्जा चक होता है, फोर्जा चक को हम लोग डॉग चक के नाम से भी जानते हैं, इसे इंडिपेंडेंट चक के नाम से भी जानते हैं, इसे रिवर्सिबल जा चक के नाम से भी जानते हैं, और इसकी जो एक्यूरेसी होती है वो 0.0014 इंच या फिर 0.02 mm की एक्यूरेसी होती है। इसका मुख्यतः प्रयोग किया जाता है कास्टिंग फोर्जिंग की ये जॉब को पकड़ने के लिए। आगे अगर हम लोग बात कर लेते हैं थ्री जा चक की, अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो थ्री जा चक का दूसरा नाम होता है सेल्फ सेंटरिंग चक। ये पूर्णतः गोल, बेलनाकार तथा ऐसे जॉब जो कि 3 से डिवाइड कराए जाएं, जो कि 3 से डिवाइड किए जाएं, जैसे कि ट्रायंगुलर जॉब हो जाता है आपका, हेक्सागन जॉब होता है आपका। तो ऐसे जॉब जो कि 3 से पूर्णतः उसकी परिधि को विभाजित किया जाए, उसके लिए हम लोग थ्रीजा चक का प्रयोग करते हैं। आपका लिखा हुआ है यहाँ पे कि बराबर दूरी अर्थात 3 से विभाजित होने वाली परिधि वाले जॉब को भी पकड़ा जाता है। टूजा चक की अगर हम लोग बात करें तो टूजा चक आपका विषम आकार तथा खासकर टर्निंग फिक्सचर के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। काफी इंपॉर्टेंट लाइंस हैं ये, वीडियो को रोक करके आप इन सभी चीजों को नोट कर सकते हैं। कॉम्बिनेशन चक की अगर हम लोग बात करें तो कॉम्बिनेशन चक एक ही आकार के जॉब पकड़ने यानी कि डुप्लीकेट जॉब के कारखंडों की टर्निंग के लिए कॉम्बिनेशन चक का प्रयोग किया जाता है। कॉलेट चक का प्रयोग छोटे साइज के एक ही आकार के बेलनाकार जॉब को शुद्ध रूप से पकड़ने के लिए किया जाता है। मैग्नेटिक चक की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो मैग्नेटिक चक का प्रयोग किया जाता है आपका बहुत ही पतले क्रॉस सेक्शन वाले जॉब जिन्हें पकड़ने में, जिन्हें चक में नहीं पकड़ा जाता है, उनके लिए मैग्नेटिक चक का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोलिक चक या न्यूमेटिक चक की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही बड़े तथा भारी जॉब को पकड़ने के लिए हाइड्रोलिक चक या फिर न्यूमेटिक चक का प्रयोग किया जाता है। फेस प्लेट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं तो फेस प्लेट का प्रयोग अनियमित कार्यखंड को पकड़ने के लिए किया जाता है। और यहाँ पे अंत में है मैंड्रिल, तो मैंड्रिल का प्रयोग किया जाता है खोखले जॉब यानी कि पुल्ली, गियर आदि को पकड़ने के लिए किया जाता है। ड्राइविंग प्लेट की अगर हम लोग बात कर लेते हैं 260 नंबर का क्वेश्चन की बात करते हैं। ड्राइविंग प्लेट का जो प्रयोग है खालिस्तान के साथ किया जाता है। द ड्राइविंग प्लेट इज यूज्ड बिट, आपके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार है, लेथ स्टडी, जॉब कैरियर, टेलीस्टॉक या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो ड्राइविंग प्लेट का जो प्रयोग किया जाता है वो हमेशा जॉब कैरियर के साथ किया जाता है। किसके साथ किया जाता है? जॉब कैरियर के साथ आपका ड्राइविंग प्लेट का प्रयोग किया जाता है। क्योंकि कैरियर क्योंकि जब हम लोग दो सेंटर के मध्य में किसी शाफ्ट को पकड़ते हैं तो शाफ्ट को सपोर्ट करने के लिए ड्राइविंग प्लेट या फिर ड्राइविंग चक का प्रयोग करते हैं, और शाफ्ट को घुमाने के लिए कैरियर का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे मैंने आपको कुछ चीज़ें मेंशन भी की हुई हैं, उन मेंशन की हुई चीज़ों को नोट जरूर करें। आपकी दो सपोर्टिंग डिवाइस होती हैं, एक ड्राइविंग प्लेट और एक कैच प्लेट। तो ड्राइविंग प्लेट का प्रयोग स्ट्रेट टेल कैरियर के साथ किया जाता है और कैच प्लेट का प्रयोग हमेशा बेंट टेल कैरियर के साथ किया जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये दोनों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 261 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन 261 नंबर का है, पूछ रहा है भारी जॉब के बहु उत्पादन के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? विच इज यूज टू मास प्रोड्यूस हैवी जॉब्स। आपके ऑप्शंस हैं सेंटर लेथ, कैपेसिटन लेथ, टर्रेट लेथ या फिर यह सभी। तो भारी जॉब यानी कि ऐसे जॉब जो कि काफ़ी बड़े होते हैं उनके मास प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे अगर हम लोग मास प्रोडक्शन की बात करें तो मास प्रोडक्शन लेथ आपकी केवल दो लेथें हैं, एक होती है कैपेसिटन लेथ और एक होती है आपकी टर्रेट लेथ। इन दोनों लेथ को प्रोडक्शन लेथ के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों प्रोडक्शन लेथों में से जो कैपेसिटन लेथ होती है वो आपकी केवल छोटे जॉबों की मास प्रोडक्शन के लिए, कि जो ऐसे जॉब जो कि हल्के तथा छोटे आकार के होते हैं उनके लिए हम लोग कैपेसिटन लेथ का प्रयोग करते हैं, और ऐसे जॉब जो कि बड़े तथा भारी होते हैं उनके लिए हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? टर्रेट लेथ का प्रयोग करते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 262 नंबर का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। कैपेसिटन लेथ पर चूड़ियां खालिस्तान के द्वारा काटी जाती हैं। बैंगल्स की जगह पे आप थ्रेड का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो थ्रेड आर कट ऑन द कैपेसिटन लेथ बाय, आपके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं। ए सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ऑप्शन बी डाई चेजर, ऑप्शन सी टेप डाई तथा डाई स्टॉक और ऑप्शन डी यह सभी। तो ध्यान देने वाली बात आपके लिए ये होगी
कि आपकी जो प्रोडक्शन लेथ है, यानी कि आपकी जो कैपेसिटर लेथ है और आपकी जो टर्रेट लेथ है, इन दोनों प्रोडक्शन लेथों में लीड स्क्रू नहीं होता है। क्या नहीं होता है? लीड स्क्रू नहीं होता है। और ऐसी लेथ मशीन जिनमें लीड स्क्रू नहीं होता है, वहाँ पे सिंगल पॉइंट कटिंग टूल के माध्यम से चूड़ियाँ नहीं काट सकते हैं। तो फिर वहाँ पे चूड़ियाँ काटने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो चूड़ी काटने के लिए कोलैप्सिबल टेप और कन्वेंट्री डाई का प्रयोग किया जाता है, यानी कि टेप, डाई और डाई स्टॉक का प्रयोग किया जाता है। यहाँ पे कोलैप्सिबल टेप यानी कि खुल सकने वाला टेप होता है, और एक और होती है कन्वेंट्री डाई, वो भी खुल सकने वाली डाई होती है, जिसका प्रयोग हम लोग मास प्रोडक्शन लेथों में चूड़ी काटने के लिए करते हैं। 263 नंबर का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और ये आपके सामने है। थ्री-जा चक को भी कहते हैं। थ्री-जा चक इज ऑल्सो नाउन एज। ऑप्शंस है ए सेल्फ सेंटरिंग चक, बी ड्राइविंग प्लेट, सी ए एंड बी बोथ, एंड डी इनमें से कोई भी नहीं। तो इसके जस्ट पहले भी मैंने आपको मेंशन किया हुआ है, आपको मैंने डिस्क्राइब भी किया हुआ है कि थ्री-जा चक को सेल्फ सेंटरिंग चक के नाम से जाना जाता है और इसमें केवल सम आकार वाले जॉब ही पकड़े जाते हैं। अगले क्वेश्चन 264 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एयर ऑपरेटेड चक जॉब पकड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। एयर ऑपरेटेड चक यूज टू होल्ड जॉब। आपके ऑप्शन कुछ इस प्रकार हैं। ए हल्के जॉब, बी भारी जॉब, सी ए और बी दोनों, और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो एयर ऑपरेटेड चक के लिए मैंने पहले भी मेंशन किया हुआ है, ये भारी जॉब को पकड़ने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 265 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। लेथ मशीन पर जब आप कीवे काटते हैं उस समय जॉब की गति का क्या किया जाता है? ऑन द लेथ मशीन द स्पीड ऑन द जॉब वाइल कटिंग कीवे। जब आप किसी लेथ मशीन में कीवे काट रहे होते हैं तो उस कीवे काटते समय क्या होना चाहिए? आपके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार से हैं, आपके सामने दिए हैं। जॉब की गति को बढ़ा दिया जाता है, जॉब की गति को कम कर दिया जाता है, जॉब की गति को लॉक कर दिया जाता है, और इनमें से कोई भी नहीं। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि जब भी आप लेथ मशीन में मिलिंग अटैचमेंट करते हैं तो मिलिंग अटैचमेंट करने के दौरान जब आप इस पे कीवे काट रहे होते हैं तो कीवे काटने के लिए आपको केवल जो कैरेज होता है, कैरेज में माउंट किए जाने वाले मिलिंग अटैचमेंट को मूव करते हैं और जॉब की गति को क्या कर देते हैं? रोक करते हैं। यानी कि जॉब की गति आपकी क्या कर दी जाती है? लॉक कर दी जाती है। तो लेथ मशीन में कीवे काटते समय हमेशा जॉब की गति क्या कर दी जाती है? लॉक कर दी जाती है। 266 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। रिलीविंग लेथ का प्रयोग खालिस्तान की रिलीविंग करने के लिए किया जाता है। रिलीविंग लेथ इज यूज टू डू रिलीफ। ऑप्शंस आपके सामने हैं। गियर के दांतों की रिलीविंग, कटर के दांतों की रिलीविंग, रेती के दांतों की रिलीविंग, या फिर ऑल ऑफ दीज। तो अगर हम लोग बात कर लेते हैं कि जो आपके दांते होते हैं, अगर मान के चलो मैं गियर के दांते की बात कर लेता हूँ। चलो इस टाइप से आपका गियर का दांता होता है। इस टाइप से आपका गियर का दांता होता है सपोज दैट। तो इस गियर के दांतों में, इनके दांतों के टॉप फ्लैंक में एकदम टॉप पर आपका हल्का सा क्या कर देते हैं? इनको रिलीफ प्रदान कर देते हैं। और इस रिलीफ को प्रदान करने का हमारा उद्देश्य ये होता है कि ये जॉब की सतह के साथ या गियर की सतह के साथ रगड़ करके ना चलें और गियर को टूटने से बचाएं। तो यहाँ पर रिलीविंग लेथ का प्रयोग कटर के दांतों की रिलीविंग के लिए किया जाता है। किसके लिए? कटर के दांतों की रिलीविंग के लिए रिलीविंग लेथ का प्रयोग करते हैं। और कटर में रिलीविंग एंगल क्या होता है? कटर में जब आपने देखा होगा कटर को, तो कटर का ये हिस्सा आपका फेस होता है। कटर का ये हिस्सा आपका फेस होता है और फेस के बाद में थोड़ा सा लैंड होता है, और लैंड को हम लोग हल्का से पीछे की तरफ रिलीव रखते हैं और फिर हम लोग प्राइमरी क्लियरेंस और फिर सेकेंडरी क्लियरेंस प्रदान करते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं? हल्के से रिलीविंग प्रदान करते हैं, और इसके लिए हम लोग रिलीविंग लेथ का प्रयोग करते हैं, जो कि कटर के दांतों की रिलीविंग करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 266 नंबर का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है और पहले भी ये क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूँ। एंगल प्लेट का प्रयोग फेस प्लेट के ऊपर खालिस्तान बनाते हुए जॉबों को पकड़ने के लिए किया जाता है। ऑप्शंस है आपके सामने। एंगल प्लेट इज यूज्ड टू होल्ड जॉब अबव द फेस प्लेट। ऑप्शंस समकोण, अधिक कोण, न्यून कोण, या फिर यह सभी। तो जब भी आप एंगल प्लेट का प्रयोग फेस प्लेट के ऊपर बनाते हुई समकोण बनाते हुई जॉब को पकड़ने के लिए करेंगे, ठीक है ना, तो इसके साथ पे काउंटर वेट का प्रयोग भी किया जाता है। काउंटर वेट क्या होता है भी आपको आगे क्वेश्चन में बताया जाएगा। तो एंगल प्लेट का प्रयोग फेस प्लेट के ऊपर समकोण बनाती हुई जॉबों को पकड़ने के लिए किया जाता है। ये आपके सामने फेस प्लेट है, आप देख रहे होंगे। इस फेस प्लेट में जब हमने जॉब को पकड़ा हुआ है तो इस जॉब पे एक्चुअली फेसिंग हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, फेसिंग हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं, और जॉब को आप लोग समकोण में क्या किए हुए पकड़े हुए हैं, यानी कि 90 डिग्री के अंदर में आपने जॉब को फेस प्लेट में पकड़ा, फेस प्लेट में और एंगल प्लेट के साथ में क्या किया हुआ है? पकड़ा हुआ है।
आगे आपने देखा इसी में कि मैंने यहाँ पे काउंटर वेट बनाया हुआ है, ये काउंटर वेट क्या होता है आगे के क्वेश्चन में आपको प्राप्त हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। खालिस्तान के द्वारा लेथ मशीन पर गियर भी बनाए जाते हैं। द गियर इज ऑल्सो मेड ऑन द लेदर लेथ मशीन बाय। आपके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं, मिलिंग अटैचमेंट, गियर अटैचमेंट, ग्राइंडिंग अटैचमेंट या फिर टेपिंग अटैचमेंट। तो गियर बनाने के लिए हमेशा गियर अटैचमेंट का प्रयोग ही किया जाएगा। ठीक है, मिलिंग करने के लिए मिलिंग अटैचमेंट, ग्राइंडिंग करने के लिए ग्राइंडिंग अटैचमेंट और चूड़ी काटने के लिए टेपिंग अटैचमेंट का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 269 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। लेथ मशीन पर एंगल प्लेट का प्रयोग करते समय जॉब के दूसरी तरफ भार बांधा जाता है जिसे कहते हैं। When using angle plate on the lathe machine, the load is tied on the other side of the job which is called। आपके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं, ए ट्रोइंग, बी ड्रेसिंग, सी बैलेंसिंग और डी पिनिंग। तो जब लेथ मशीन पर एंगल प्लेट का प्रयोग करते हैं और दूसरी तरफ भार बांधते हैं तो भार बांधने की प्रक्रिया हम लोग क्या बोलते हैं, बैलेंसिंग कहते हैं। और ये बैलेंसिंग क्यों की जाती है देखेंगे आप लोग। आपने देखा ये आपके सामने एक फेस प्लेट में जॉब को हमने बांधा हुआ है। जॉब का हिस्सा मैक्सिमम आपका जो लोड है वो किस ओर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है। यानी कि कितने बार भी अगर आप चक को घुमाओगे तो चक हमेशा आपका इस तरह भी आके क्या होगा, रुकेगा। तो हम लोग ने इस चक के इस भार के बराबर फेस प्लेट को बेंड होने से बचाने के लिए लोड को हमने क्या किया, डिवाइड किया और यहाँ ऊपर की ओर लेड की एक परत चढ़ाते गए जिसे हम लोग काउंटर वेट के नाम से जानते हैं। तो ये काउंटर वेट है आपका, जो कि बैलेंसिंग के दौरान यूज किया जाता है। तो इस प्रोसेस का नाम है बैलेंसिंग। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन 270 नंबर का क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। लेथ पर गियर या पुली को पकड़ने के लिए खालिस्तान का प्रयोग किया जाता है। खालिस्तान इज यूज्ड टू होल्ड गियर अथवा पुलीज ऑन द लेथ। आपके ऑप्शंस कुछ इस प्रकार हैं, मैंड्रल, चक, फेस प्लेट या फिर टेलीस्टॉक। तो लेथ मशीन पर गियर पुली को पकड़ने के लिए हमेशा मैंड्रल का प्रयोग करते हैं। इसको मैंने वीडियो में पहले भी क्वेश्चन में आपको बताया हुआ है और अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ और काफ़ी बार भी आपको बता चुका है। तो मैंड्रल के बारे में काफ़ी जानकारी जानने के लिए आप हमारी सबसे पहली वीडियो पर क्लिक कर सकते हैं तो वहाँ से आपको मैंड्रल की वीडियो भी प्राप्त हो जाएगी। यहाँ पे मैंड्रल को लेथ आर्बर भी कहते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके इंपॉर्टेंट हैं। मैंड्रल को लेथ आर्बर भी कहा जाता है। यह हाई कार्बन स्टील का शाफ्ट के आकार का बना होता है। इसमें टाइप बी सेंट्रल किया जाता है। इसकी लंबाई में टेपर का अनुपात 1:2000 होता है तथा टेपर 0.004 इंच से 0.006 इंच तक होता है। मैंड्रल का व्यास जॉब के बोर से थोड़ा अधिक रखा जाता है तथा मैंड्रल के दोनों सेंटर के बीच में पकड़ा जाता है। काफी इंपॉर्टेंट लाइन है और प्रत्येक लाइन अपने आप में एक क्वेश्चन है और जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 271 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। तो 271 नंबर क्वेश्चन से पहले आज के जितने भी क्वेश्चन है मैक्सिमम क्वेश्चन आपके लेथ मशीन से लिए गए हैं और क्वेश्चन आपका है, बेड मार्गों को घिसने से बचाने के लिए खालिस्तान की जाती है। यानी कि लेथ मशीन के जो बेड वे होते हैं जिस पर से आपका सैडल मूव होता है, जिसके ऊपर आपका कैरेज मूव होता है, तो उन मार्गों को घिसने से बचाने के लिए कौन सी प्रोसेस करनी चाहिए। तो उन मार्गों को घिसने से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फ्लेम हार्डनिंग की प्रोसेस करते हैं। क्या करते हैं, फ्लेम हार्डनिंग की प्रोसेस। आपके ऑप्शन के हिसाब से आप देख सकते हो। बेड आर मेड टू प्रिवेंट वेयर एंड टीयर। आपके ऑप्शंस हैं फ्लेम हार्डनिंग, साइनाइडिंग, इंडक्शन हार्डनिंग या फिर नाइट्राइडिंग। तो हमेशा फ्लेम हार्डनिंग ही की जाती है बेड वेज में। यानी कि लेथ मशीन के जो बेड वेज होते हैं जिन पर से सैडल मूव होता है, जिन पर सैडल मूव करता है, आगे पीछे चलता है, तो वहां पर हम लोग फ्लेम हार्डनिंग का प्रयोग करते हैं। और फ्लेम हार्डनिंग करने से पहले हम लोग जो लेथ मशीन का जो बेड होता है उसकी स्क्रैपिंग फिनिश करते हैं। कौन सी फिनिशिंग करते हैं, स्क्रैपिंग फिनिश की जाती है लेथ मशीन के बेड वेज की। चलिए आगे चलते हैं। 272 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। पार्टिंग की क्रिया में जॉब को खालिस्तान किया जाता है। इन पार्टिंग द जॉब इज डन। आपके ऑप्शंस हैं, ए फेसिंग, बी टेपर टर्निंग, सी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट और डी है नॉन ऑफ दीज। तो पार्टिंग की प्रोसेस की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये मान के चलो हमारा लेथ का चक होता है। इस चक में कोई जॉब को बंधा हुआ है और इस जॉब के अगले सिरे पे हम लोग कोई ऑपरेशन कर रहे हैं। मान के चलो हमारा यहाँ पे ऑपरेशन क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। इतने में हमारा आंसर आपका, इतने में हमारा ये पार्ट है ये क्या हो जाता है, कंप्लीट हो जाता है। तो इस पार्ट को अलग करने के लिए हम लोग यहाँ से क्या कर देते हैं, इसको काट के अलग कर देते हैं। काटने के लिए जो प्रोसेस का प्रयोग किया जाता है उसे हम लोग बोलते हैं पार्टिंग ऑफ। यानी कि लेथ मशीन में पार्ट को 2 भागों में डिवाइड करने की प्रोसेस को बोलते हैं पार्टिंग ऑफ।
तो यहाँ से आंसर हमारा निकल कर आ जाता है पार्टिंग ऑफ, यानी कि डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट। 273 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। जॉब को पकड़ने के लिए खालिस्तान का प्रयोग करते हैं। यूज टू होल्ड जॉब, यानी कि जॉब को पकड़ने के लिए हम लोग टेलीस्टॉक का प्रयोग करते हैं, हेडस्टॉक का प्रयोग करते हैं, चक का प्रयोग करते हैं या फिर कैरियर का। तो हमेशा जॉब को पकड़ने के लिए केवल चक का ही प्रयोग किया जाता है, तो आंसर निकल कर आ जाता है सी, चक। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 274 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। लेथ मशीन में ड्रिल को पकड़ा जाता है। देखो मैंने आपको क्वेश्चन पहले भी बताया था और एक क्वेश्चन आपके सामने आ भी चुका है। तो ड्रिल इज होल्ड एंड लेथ मशीन आपके ऑप्शन हैं हेडस्टॉक, चक या फिर टेलीस्टॉक, और आंसर है बी एंड सी दोनों। तो आपका आंसर निकल कर आ जाता है, आंसर आ जाएगा आपका टेलीस्टॉक। यहाँ पे मुख्य आंसर आपका टेलीस्टॉक है। और अगर हम लोग बात करें इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो इस क्वेश्चन के आंसर के अकॉर्डिंग आपका आंसर बी एंड सी आंसर बूथ भी सही हो सकता है, क्योंकि जब हम लोग जो भी पैरेलल शंक ड्रिल होते हैं उसको हम लोग ड्रिल चक में पकड़ते हैं। तो मोस्टली आपका मुख्य आंसर आपका टेलीस्टॉक होना चाहिए, और इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपका आंसर बी एंड सी दोनों होना चाहिए। आज के अंतिम क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतिम क्वेश्चन है आपका, कैरेज का मुख्य कार्य होता है। द मेन फंक्शन ऑफ द कैरेज इज, ऑप्शन ए है क्रॉस स्लाइड को गति देना, टूल को फीड देना, टेपर टर्निंग करना, या इनमें से कोई नहीं। तो कैरेज की अगर हम लोग बात करें तो कैरेज का सबसे प्रमुख कार्य होता है टूल को फीड देना। अब कैरेज के माध्यम से टूल को 3 प्रकार की फीड दी जाती है। कौन कौन सी फीड होती है? एक तो होती है जॉब के समानांतर लॉन्गिट्यूडिनल फीड, जो कि सैडल के माध्यम से या कैरेज के डायरेक्ट माध्यम से दी जाती है। दूसरी होती है जॉब की लंबवत दिशा में फीड, यानी कि ये तो आपकी क्रॉस स्लाइड से दी जाती है, जो कि जॉब की सेंटर एक्सेस से 90 डिग्री में दी जाती है। और तीसरी होती है किसी भी कोण में 360 डिग्री पर फीड, यानी कि किसी भी कोण पे 360 डिग्री के किसी भी कोण पर फीड देने के लिए कंपाउंड रेस्ट का प्रयोग करते हैं। इस तरह से आपका ये जो सक्सेस जोन सीरीज का जो 11वां क्लास था ये कंप्लीट हुई। और यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले और भी वीडियोस आपको प्राप्त हो सकें, और साथ ही आप वीडियो को शेयर भी करें ताकि आपके फ्रेंड्स भी सक्सेस के साथ जुड़ सकें। और कमेंट सेशन जो हमारा है, कमेंट बॉक्स है, वहाँ पर हमको लिखकर जरूर बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। यदि आप हमसे और कोई भी हेल्प टेक्निकल के माध्यम से, अगर टेक्निकल के संबंधित में अगर लेना चाहते हैं तो आप हमसे पर्सनल संपर्क हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कर सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करा दिया गया है, या फिर आप टेलीग्राम पर भी आप कोई भी जो अपने डाउट्स हैं वो क्लियर कर सकते हैं। तो जुड़े रहिए, बने रहिए सक्सेस के साथ।